Okay, good morning dear student. Today we are discussing about the types of chromosome. पिछले बार हमने देखा that is the chromosome. आज हम देखेंगे types of chromosome. Chromosomes के अलग अलग types and introduction of nucleic acid. The first is the types of chromosome. Types of chromosomes. Chromosomes. अब ये टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स में क्या है कि क्रोमोसोम क्या हो गए, दे आर अपीयर इनटू द वेरियस शेप एंड साइज. ये अलग अलग शेप एंड साइज के आपको दिखाई देंगे. ये कौन से शेप में दिखाई देंगे, दैट इज दे आर ऑकर इन द इंटरफेस. ये इंटरफेस में आपको दिखाई देते हैं इनके अलग अलग शेप एंड साइज. तो पहला जो क्रोमोसोम की स्टडी होता है ये एक्चुअली इंटरफेस में ही होता है, लेकिन जो क्रोमोसोम के अलग अलग शेप है फिर उसमें आता है मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक. तो सबसे पहले वाला हम जो क्रोमोसोम देखेंगे दैट इज द मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम. यहाँ पर देखो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम. अब ये मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम इसका मीनिंग क्या होगा, मेटा, मेटा इसका मीनिंग होता है सेंटर. और यहाँ पर जो क्रोमोसोम होगा उसका जो सेंट्रोमियर होगा, सेंट्रोमियर ये कहाँ पर पाया जाएगा, द सच सेंट्रोमियर दे आर ऑकर या अपीयर इन द सेंटर ऑफ द एनी क्रोमोसोम. किसी भी क्रोमोसोम के सेंटर में पाया जाएगा. तो यहाँ पर द मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, द क्रोमोसोम विच आर अपीयर इन द सेंटर ऑफ क्रोमोसोम, इनका जो शेप होगा, इसका जो शेप होगा दैट इज द वी शेप का क्रोमोसोम होगा. और ये आपको कुछ इस टाइप से दिखाई देगा. द क्रोमोसोम दे आर अपीयर लाइक द सच फॉर्म. और इसके जो दो आर्म्स होंगे, पी आर्म्स एंड क्यू आर्म, बोथ आर द इक्वल इन साइज होंगे. तो यहाँ पर ये फर्स्ट टाइप है दैट इज द मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम. उसके बाद जो दूसरा वाला क्रोमोसोम है दैट इज द सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम. The second number chromosome that is the submetacentric chromosome. Submetacentric chromosome. अब इस submetacentric chromosome में क्या हो जाएगा कि the one arms is longer and one arm is slightly shorter. एक arms क्या हो जाएगा, longer होगा, एक arm क्या हो जाएगा, shorter हो जाएगा. यहाँ पर one arm is slightly shorter and one arms is slightly longer arms. और सच क्रोमोसोम दे आर अपीयर इन द यल शेप. ये कौन से शेप में दिखाई देंगे, दे आर द शेप यल शेप. ये यल शेप के आपको क्रोमोसोम दिखाई देंगे. दैट इज द सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम. तीसरे नंबर का जो क्रोमोसोम है दैट इज द एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम. यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम. एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, वन आर्म्स इज अ वेरी मच लॉन्गर, वन आर्म्स इज अ वेरी मच लॉन्गर एंड वन आर्म्स इज अ वेरी मच शॉर्टर. यहाँ पर जो एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम होगा, इस एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम में जो फर्स्ट थिंग्स होगी, यहाँ पर वन आर्म्स क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लॉन्गर हो जाएगा एंड वन आर्म इज अ वेरी मच शॉर्टर. यहाँ पर एक आर्म बहुत शॉर्टर दिखाई देगा. सच क्रोमोसोम दे आर अपीयर इन द जे शेप. ये कौन से शेप में दिखाई देंगे, दे आर अपीयर इन द जे शेप क्रोमोसोम. यहाँ पर जे शेप के क्रोमोसोम दिखाई देंगे. उसके बाद जो लास्ट वाला क्रोमोसोम का टाइप है दैट इज द टीलोसेंट्रिक. टीलो का मीनिंग होता है लास्ट. ओके, यहाँ पर एक जो आर्म्स होगा ये आर्म्स एब्सेंट होगा और एक आर्म्स ही प्रेजेंट होगा. तो यहाँ पर फोर्थ टाइप्स में दैट इज द टीलोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम. अब ये टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम, दिस क्रोमोसोम वन आर्म इज अ वेरी मच लॉन्गर, एक आर्म बहुत ज़्यादा लॉन्गर होगा और सेकेंड आर्म जो होगा एब्सेंट होगा. तो यहाँ पर सेंट्रोमियर तो प्रेजेंट होता है, सेंट्रोमियर इज अपीयर, सेंट्रोमियर प्रेजेंट होगा, एक आर्म्स भी प्रेजेंट होगा बट एक आर्म्स क्या हो जाएगा इसमें से एब्सेंट होगा. सो सच क्रोमोसोम दे आर अपीयर इन द आई शेप. ये क्रोमोसोम कैसे दिखाई देंगे, दैट इज द आई शेप क्रोमोसोम. दैट इज द आई शेप क्रोमोसोम. तो हमने देखा पिछले बार व्हाट इज द क्रोमोसोम, देयर स्ट्रक्चर, एंड नाउ आज हमने देखा दैट इज द टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम. आज हम देखेंगे वापस से न्यूक्लिक एसिड. अब ये जो क्रोमोसोम होता है न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म में जो डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, तो स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लिक एसिड एंड देयर सम ऑफ द इंट्रोडक्शन. तो यहाँ पर देखेंगे न्यूक्लिक एसिड.
यहाँ पर फर्स्ट है न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। अब ये जो न्यूक्लिक एसिड जो टर्म्स है, न्यूक्लिक एसिड, ये इसको जेनेटिक मटेरियल कहा जाएगा। अब जेनेटिक मटेरियल में क्या होगा कि जो कुछ इन्फॉर्मेशन होगी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरीज की जाएगी, इनमें म्यूटेशन होना चाहिए। और तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स, इनमें से जो इन्फॉर्मेशन है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसलेट होना चाहिए। तो यहाँ पर म्यूटेशन है, जेनेटिक जो भी न्यूक्लिक एसिड है इनके लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, और सच कैरेक्टरिस्टिक्स अगर ये फॉलो कर देता है दैट इज द आइडियल न्यूक्लिक एसिड, ये इसको न्यूक्लिक एसिड कंसिडर किया जाएगा। द फर्स्ट है इनहेरिटेंस या एबल टू रेप्लिकेट। एबल टू रेप्लिकेट, एबल टू रेप्लिकेट का मीनिंग क्या? द ऑर्गेनिज्म विच हैव एबिलिटी टू ट्रांसमिट द जेनेटिक कैरेक्टर वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन। ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें से जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये जो भी कुछ जेनेटिक मटेरियल एक जनरेशन से अगर दूसरे जनरेशन में जाता है, दैट इज कॉल्ड एज द एबल टू रेप्लिकेट। यहाँ पर क्या होगा? ट्रांसमिटेड जेनेटिक मटेरियल और जेनेटिक इंफॉर्मेशन वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन। मटेरियल वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ये में पहला कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए कि ये रेप्लिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इनमें म्यूटेशन भी तो होना चाहिए। म्यूटेशन, अब इनमें म्यूटेशन कैसा होगा? म्यूटेशन का मीनिंग क्या होता है? स्लाइड जेनेटिक चेंजेस। जेनेटिक ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक स्ट्रक्चर में स्लाइडली चेंजेस हो जाना, दैट इज द स्लाइड चेंजेस ऑकर इन एनी काइंड ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल उनमें क्या हो जाना? चेंजेस हो जाना। तो म्यूटेशन, इसका मीनिंग क्या होगा? स्लाइड जेनेटिक चेंजेस। ये जेनेटिक मटेरियल में क्या हो जाएंगे? चेंजेस हो जाएंगे। जेनेटिक मटेरियल चेंजेस आर ऑकर। अब जेनेटिक मटेरियल में अगर चेंजेस होगा तो क्या होगा? इफ द जेनेटिक मटेरियल दे आर ऑकरिंग द सम ऑफ द चेंजेस, अगर इनमें कुछ चेंजेस पाए जाते हैं तो इसी के कारण लाइक द जो ऑर्गेनिज्म है इनमें वेरिएशन आ जाएगा, और वेरिएशन के कारण उनमें इवोल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? म्यूटेशन इज रिक्वायर्ड। उसके बाद एबल टू रेप्लिकेट। तीसरा नंबर का जो कैरेक्टर है, कैरीज द इंफॉर्मेशन थ्रू द ट्रांसक्रिप्शन। कैरीज द इंफॉर्मेशन थ्रू द ट्रांसक्रिप्शन, इनमें ट्रांसक्रिप्शन भी होना चाहिए। थर्ड नंबर फैक्टर, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का मीनिंग क्या? कैरीज द इंफॉर्मेशन, या प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हेल्पफुल कर देगा। तो कैरीज द इंफॉर्मेशन, ये कैरीज करना चाहिए इंफॉर्मेशन, कैरीज इंफॉर्मेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट द जेनेटिक मीन्स न्यूक्लिक एसिड के कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर उसे न्यूक्लिक एसिड कहना है तो। फर्स्ट, एबल टू रेप्लिकेट, म्यूटेशन, ट्रांसक्रिप्शन। ओके, उसके बाद हम देखेंगे अब न्यूक्लिक एसिड ये टर्म्स आई कहाँ से है। नव अब हम देखेंगे न्यूक्लिक एसिड टर्म्स। अब फोर्थ वाला जो पॉइंट है कि ये जो न्यूक्लिक एसिड जो होगा, न्यूक्लिक एसिड, अब ये जो न्यूक्लिक एसिड है इनमें फर्स्ट थिंग जो होगा, सबसे पहले जो न्यूक्लिक एसिड है डिस्कवर किया फ्रेडरिक मिशलर ने। फ्रेडरिक मिशलर ने सन 1869 में फर्स्ट टाइम न्यूक्लिक एसिड का डिस्कवरी हो गई। अब न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी कहाँ पर हो गई? तो ये पर्स सेल में हो गई, पर्स सेल। अब ये पर्स सेल कहाँ पर पाया जाता है? पर्स सेल पाया जाता है यूरिन में। ह्यूमन का अगर यूरिन है उनमें ये पर्स सेल पाया जाएगा। पर्स सेल का मीनिंग क्या होता है? दैट इज द इन्फेक्टेड और डेड WBC सेल। ये इन्फेक्टेड और डेड WBC सेल।
जहाँ पर इन्फेक्टेड और डेड WBC सेल पाए जाते हैं किसी भी इन्फेक्शियस पार्ट पर, वहाँ पर पर्स सेल पाए जाएंगे। और इस पर्स सेल में फ्रेडरिक मिशलर ने 1869 में न्यूक्लिक एसिड ढूंढ कर निकाला, लेकिन सबसे पहले उसको नाम दे दिया गया न्यूक्लिन। फिर इस न्यूक्लिक एसिड को जो नाम दिया था उसका नाम दे दिया गया न्यूक्लिन। और ये जो भी कुछ न्यूक्लिन है, इस न्यूक्लिन में एसिडिक प्रॉपर्टीज थे। इस न्यूक्लिन में क्या था, एसिडिक प्रॉपर्टीज थे, या एसिडिक नेचर का ये न्यूक्लिन था। एसिडिक नेचर होने के कारण फिर उसके बाद अल्टमैन ने 1889 ने इसी न्यूक्लिक एसिड को वापस से नाम दे दिया गया, दैट इज द न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिन से वर्ड तैयार हो गया, दैट इज द न्यूक्लिक एसिड। और ये जो न्यूक्लिक एसिड था उसका ही बाद में अब इसके हम देखेंगे दो टाइप्स ऑफ द न्यूक्लिक एसिड, या टू टाइप्स ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। फर्स्ट इज डीएनए, दूसरा है आरएनए। तो यहाँ पर क्या, ये जो न्यूक्लिक एसिड है इसमें सबसे पहले डिस्कवर किसने किया, फ्रेडरिक मिशलर ने। कौन सी ईयर में, 1869 में। उसके बाद कहाँ पर डिस्कवर किया, पर्स सेल में डिस्कवर किया। पर्स सेल कहाँ पर पाई जाती है, यूरिन में पाई जाएगी। उसके बाद उसका जो फर्स्ट नाम दे दिया गया दैट इज द न्यूक्लिन। और न्यूक्लिन में एसिडिक प्रॉपर्टी होने के कारण अल्टमैन ने 1889 में ये जो न्यूक्लिन था उसका नाम कर दिया न्यूक्लिक एसिड, दैट इज कॉल्ड एज ए न्यूक्लिक एसिड। ये था न्यूक्लिक एसिड। और ये जो न्यूक्लिक एसिड था, दिस आर द टू टाइप। अब यहाँ पर दो टाइप्स के हम देखेंगे न्यूक्लिक एसिड। पहला जो न्यूक्लिक एसिड था ये था डीएनए और दूसरा था आरएनए। तो यहाँ पर हम देखेंगे डीएनए, दैट इज द डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। दूसरा था आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो पहला हम देखेंगे कि ये जो न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लियर जो जेनेटिक ऑर्गेनेल तैयार होते हैं या जेनेटिक मटेरियल जब तैयार हो जाता है तो उनके लिए कुछ कंपोनेंट इसेंशियल हैं। तो डीएनए और आरएनए ये जब बनते थे उनके लिए कुछ रॉ मटेरियल भी तो चाहिए। तो ये जो रॉ मटेरियल है वही हम पहला देखेंगे कि डीएनए में कौन सा रॉ मटेरियल है, आरएनए में कौन सा रॉ मटेरियल प्रेजेंट है। तो यहाँ पर फर्स्ट हम देखेंगे डीएनए का रॉ मटेरियल, ये बेसिक मटेरियल ऑफ द डीएनए। डीएनए का मीनिंग क्या है, डीएनए दैट इज द चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, हजारों न्यूक्लियोटाइड की चेन से मिलकर न्यूक्लियोटाइड की जो चेन होंगी उनको डीएनए कहा जाएगा। ये जो डीएनए दैट इज द उसका जो लाइक द नंबर ऑफ परसेंट, उसके बाद में उसका मॉडल वगैरह तैयार कर दिया। लेकिन इनमें जो हम देखेंगे बेसिक कंपोनेंट, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका बेसिक रॉ मटेरियल। तो ये जो बेसिक रॉ मटेरियल था इनमें फर्स्ट था दैट इज द पेंटोज शुगर। पहला था पेंटोज शुगर था। दूसरा जो सब्सटेंस था दैट इज था नाइट्रोजन बेसिस था, नाइट्रोजन बेस। और तीसरा जो कंपोनेंट था, पहला था पेंटो शुगर, दूसरा था नाइट्रोजन बेस, तीसरा था फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फोरिक ग्रुप। तो यहाँ पर पेंटो शुगर, नाइट्रोजन बेस एंड फॉस्फोरिक ग्रुप, ऐसे ये तीन रॉ मटेरियल होता है जेनेटिक मटेरियल को तैयार होने के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे पेंटो शुगर होती क्या है, बनती कैसे है। तो यहाँ पर एक मीनिंग है पेंटो शुगर का। पेंटो का मीनिंग क्या होता है, 5। और ओएससी, द वर्ड विच आर एंड विथ ओएससी, अगर कोई वर्ड का एंडिंग ओएससी से होता है दैट इज ऑल आर शुगर। एग्जाम्पल में देखो माल्टोज है, सुक्रोज है, ग्लूकोज है, लैक्टोज है, अरेबिनोज है, बराबर। तो उसी प्रकार 5 का मीनिंग क्या होगा, दैट इज द पेंटो 5। यहाँ पर सी का मीनिंग होता है कार्बन, 5 कार्बन वाली शुगर, दैट इज द पेंटो शुगर। लेकिन ये पेंटो शुगर भी दो टाइप्स की पाई जाएंगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे अभी पेंटो शुगर जब 2 कार्बन की पाई जाएगी तो इनमें सबसे पहले जो पेंटो शुगर है इनमें राइबोज शुगर
और दूसरी है डीऑक्सी राइबोज शुगर, डीऑक्सी राइबोज शुगर। पहली क्या है, राइबोज शुगर है, दूसरी है डीऑक्सी राइबोज शुगर है। राइबोज शुगर कहाँ पर पाई जाएंगी? द राइबोज शुगर दे आर ऑकर इन द आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड में राइबोज शुगर पाई जाती है, दे आर ऑकर इन द आरएनए। ये राइबोज शुगर एंड डीऑक्सी राइबोज शुगर ये कहाँ पाई जाएगी? ये डीएनए में पाई जाएगी, डीएनए में पाई जाएगी। और ये जो शुगर ये कहाँ पर पाई जाएगी? दैट इज द आरएनए में पाई जाएगी, इसलिए इसको कहते हैं राइबोज शुगर, इसको कहते हैं डीऑक्सी राइबोज शुगर। अब ये जो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, यहाँ पर राइबोज शुगर एंड द डीऑक्सी राइबोज शुगर। अब यहाँ पर सबसे जो फर्स्ट वाली जो थिंग्स है यहाँ पर, ये जो राइबोज शुगर है, अब इस राइबोज शुगर में स्लाइडली स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस आ जाते हैं। फर्स्ट इज द कार्बन एटम, और इस शुगर में फर्स्ट इज द हाइड्रोजन एंड वन इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप। यहाँ पर भी हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहाँ पर भी हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहाँ पर भी हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और यहाँ पर होता है CH2 बॉन्ड OH। तो यहाँ पर अगर हमने इसकी नंबरिंग कर दिया तो फर्स्ट यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट हो जाती है। दिस आर द फर्स्ट वाला कार्बन, ये दूसरे वाला कार्बन, ये थर्ड वाला कार्बन, दिस आर द फोर्थ वाला कार्बन, और ये जो होगा ये फिफ्थ वाला कार्बन होगा। ऐसे 5 कार्बन से मिलकर ये पेंटो शुगर बन जाती है। लेकिन यहाँ पर अगर हमने डीऑक्सी राइबोज में और राइबोज में थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा इस OH या हाइड्रोक्सिल ग्रुप के कारण, तो वही हम लाइक द डिफरेंस देखेंगे डीऑक्सी राइबोज शुगर में। तो यहाँ पर डीऑक्सी राइबोज शुगर में क्या होगा? दिस आर द रिंग ऑफ द कार्बन एटम या पेंटो शुगर की रिंग। अब इसमें वन इज द हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, उसके बाद हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहाँ पर भी हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहाँ पर होगा CH2 बॉन्ड OH वाला ग्रुप। लेकिन यहाँ पर रीज़न क्या हो गया कि ये जो सेकेंड नंबर का कार्बन है, ये जो सेकेंड नंबर का कार्बन है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा होता है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा हो जाता है। कहाँ पर? राइबोज शुगर में। लेकिन डीऑक्सी राइबोज शुगर में यहाँ पर ऑक्सीजन एक्स्ट्रा नहीं पाया जाता। यहाँ पर एक जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, एक जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इनका क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का यहाँ पर क्या हो जाता है कि लॉस हो जाता है, और लॉस होने के कारण ये जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लॉस होने के कारण इनको कहा जाता है डीऑक्सी राइबोज शुगर। देखो डी का मीनिंग क्या होता है? डी का मीनिंग होता है लॉस हो जाना। लॉस हो जाना, क्या लॉस होना? ऑक्सीजन लॉस होना। क्या लॉस हो जाना? ऑक्सीजन लॉस हो जाना। कहाँ पे से लॉस हो जाना? राइबोज शुगर में से। एक ऑक्सीजन राइबोज शुगर में से अगर लॉस हो गया उसको ये कहा जाता है डीऑक्सी राइबोज शुगर। तो हमने देखा फर्स्ट इज द टाइप्स ऑफ शुगर। अब हम देखेंगे नाइट्रोजन बेस। दूसरा हम देखेंगे नाइट्रोजन बेस। अब ये नाइट्रोजन बेस में क्या होगा? यहाँ पर नाइट्रोजन बेस भी तो कुछ पाए जाएंगे डीएनए में एंड आरएनए में, लेकिन स्लाइटली डिफरेंस उनमें भी आता है। ये 2 प्रकार के नाइट्रोजन बेस है। पहला है प्यूरिन, दूसरा है पायरीमिडीन। पहला है प्यूरिन और दूसरा है पायरीमिडीन। ये 2 प्रकार के नाइट्रोजन बेस पाए जाएंगे। तो यहाँ पर देखो प्यूरिन एंड पायरीमिडीन में लाइक द डिफरेंस क्या आता है? प्यूरिन में क्या होगा? इनके और 2 टाइप्स पड़ जाते हैं, सब 2 टाइप्स। फर्स्ट इज एडिनाइन, यहाँ पर होगा एडिनाइन, यहाँ पर होगा ग्वानिन। पहला होगा एडिनाइन, दूसरा होगा ग्वानिन, तीसरा यहाँ पर होगा थाइमिन, और यहाँ पर पाया जाएगा साइटोसिन। लेकिन अगर हमने आरएनए की बात की तो आरएनए में जो क्या होगा कि आरएनए में ये जो थाइमिन होगा, थाइमिन इज रिप्लेस बाय यूरेसिल। ये यूरेसिल के कारण क्या हो जाएगा? रिप्लेस हो जाएगा यूरेसिल। थाइमिन का चेंजेस कहाँ पर हो जाएगा? यूरेसिल में हो जाएगा।
आरएनए में, और बाकी जितना भी जेनेटिक मटेरियल, दिस ऑल आर द सेम जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट। तो यहाँ पर क्या होगा, प्यूरिन होगा, पायरिमिडिन होगा। तो ये जो नाइट्रोजन बेस है, दे आर अटैच टू द फर्स्ट कार्बन एटम। ओके, ये जो नाइट्रोजन बेस ये कहाँ पर अटैच होता है, अटैच फर्स्ट कार्बन एटम एटम्स ऑफ पेंटोज शुगर। ये जो पेंटोज शुगर है, इस पेंटोज शुगर में ये नाइट्रोजन बेस होगा, ये फर्स्ट इसको अटैच होगा। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट इसको कब अटैच होगा, अगर ये पायरिमिडिन में होगा। अगर ये प्यूरिन में होगा तो प्यूरिन का जो थर्ड वाला कार्बन एटम है, दे आर अटैच टू द फर्स्ट पोजीशन, थर्ड पोजीशन, सेवेंथ पोजीशन एंड नाइन्थ पोजीशन। देखो प्यूरिन का जो बेस पेयर है, ये जो प्यूरिन जो अटैच होगा किसी भी पेंटो शुगर को, एक तो ये फर्स्ट को अटैच होगा, एक तो थर्ड को अटैच होगा, एक तो 7 को अटैच होगा, एक तो 9 को अटैच होगा। ये चारों में से एक को ही अटैच होगा। अगर ये चारों में से एक को अटैच होगा, उसके बाद अगर ये पायरिमिडिन बेस पेयर है तो पायरिमिडिन किसी भी पेंटो शुगर को जब अटैच होगा, ये फर्स्ट वाली पोजीशन को एंड थर्ड वाली पोजीशन को ही अटैच होगा। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर कितने, यहाँ पर अगर 4 नाइट्रोजन है और यहाँ पर अगर 2 नाइट्रोजन है, अगर ये 4 नाइट्रोजन है तो इनको क्या कहेंगे, इनको कहेंगे डाईसाइक्लिक, डाईसाइक्लिक कहेंगे। और इनमें अगर 2 कार्बन है, इनको कहेंगे मोनोसाइक्लिक, मोनोसाइक्लिक। इसके बाद ये जो प्यूरिन और पायरिमिडिन है, इनमें this purine as well as this pyrimidine तो एडिनाइन, ग्वानिन, थाइमिन एंड साइटोसिन। उसके बाद लास्ट वाला इसका जो पॉइंट है, अभी प्यूरिन है, इसको डाईसाइक्लिक कहा जाएगा। उसके बाद ग्वानिन, एडिनाइन, ग्वानिन, थाइमिन एंड साइटोसिन, इसको जो डिनोटेड किया जाता है, दैट इज द कैपिटल ए, कैपिटल जी, दिस कैपिटल टी एंड कैपिटल सी। और यहाँ पर अगर हमने 4 ग्राफ रूल का यूज किया, 4 ग्राफ रूल, और इस 4 ग्राफ रूल का क्या कहना है कि यहाँ पर A इज ऑलवेज पेयर विद द T एंड C इज ऑलवेज पेयर विद द G। A हमेशा T के साथ पेयर करेगा, C हमेशा G के साथ पेयर करेगा। अगर A को आपने T के अपॉन में ले लिया, इनका रेशो हमेशा 1 आएगा, और C अगर हमेशा G के डाउन साइड ले लिया तो इसका रेशो भी हमेशा 1 ही आएगा। तो यहाँ पर 4 ग्राफ रूल का कहना है कि A इज ऑलवेज पेयर विद द T एंड C इज ऑलवेज पेयर विद द G। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, इसका लास्ट वाला पॉइंट यहां पर होगा लास्ट, थर्ड जो कंपोनेंट होगा, थर्ड जो कंपोनेंट होगा दैट इज द पेंटोज शुगर। यहां पर होगा फॉस्फोरिक ग्रुप, फॉस्फोरिक ग्रुप। और ये जो फॉस्फोरिक ग्रुप है, इस फॉस्फोरिक ग्रुप में यहां पर होगा फॉस्फेट, उनको यहां पर अटैच होंगे, दैट इज द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। यहाँ पर फॉस्फेट, इसको अटैच होगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहाँ पर 3 साइड से हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और यहाँ पर ऑक्सीजन ग्रुप। तो ये जो लाइक द फॉस्फेट या फॉस्फोरिक ग्रुप है, ये हमेशा अटैच होगा 5th पोजीशन ऑफ पेंटोज शुगर, 5th पोजीशन ऑफ पेंटोज शुगर। ये पेंटोज शुगर के कौन से पोजीशन पर अटैच होगा, दैट इज द 5th पोजीशन ऑफ द एनी पेंटोज शुगर। तो अब हम देखेंगे इनका लास्ट वाला स्ट्रक्चर ऑफ द पेंटोज शुगर, दैट इज नाइट्रोजन बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप का। तो यहाँ पर अगर सबसे पहले अगर हमने देख लिया, यहाँ पर पेंटोज शुगर, दिस आर द 5 कार्बन एटम पेंटोज शुगर,
और ये जो पेंटोज शुगर है यहाँ पर अटैच होगा, वन इज द हाइड्रो, यहाँ पर अगर हमने डीएनए की बात कर दिया तो डीएनए में अगर यहाँ पर अटैच होगा, फर्स्ट इज दिस आर द हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पर होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन ग्रुप, यहाँ पर हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन ग्रुप, और यहाँ पर अटैच होगा एक आर्म्स को CH2 बॉन्ड OH, ये ग्रुप अटैच होगा। लेकिन ये जो हमारा फर्स्ट वाला कार्बन है यहाँ पर अटैच हो जाता है नाइट्रोजन बेस, कोई भी नाइट्रोजन बेस, इनमें एडिनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, कोई भी प्रकार के नाइट्रोजन बेस यहाँ पर क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। नाइट्रोजन बेस आर अटैच टू द फर्स्ट पोजीशन, कौन से पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे। और ये जो फॉस्फेट वाला ग्रुप होगा, ये फॉस्फेट वाला ग्रुप होगा, ये यहाँ पर अटैच होगा, दिस आर द फॉस्फेट ग्रुप। और यहाँ पर जो फॉस्फेट वाला ग्रुप होगा, इस फॉस्फेट वाले ग्रुप में और यहाँ पर रिएक्शन हो जाएगी, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हो जाएगा। और जब यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हो जाता है और वाटर मॉलिक्यूल के लॉस हो जाने के कारण यहाँ पर एक बॉन्ड तैयार हो जाता है, यहाँ पर एक बॉन्ड तैयार हो जाता है और इस बॉन्ड को कहा जाता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, दिस आर कॉल्ड एज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। और ये जो दोनों के बीच में जो बॉन्ड तैयार हो जाता है दैट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोसिडेज बॉन्ड, ग्लाइकोसिडेज bond. So this is all about the general like the instruction of the DNA. Now remaining part tomorrow we have to discuss detailed structure of the DNA, कैसे नाइट्रोजन बेस न्यूक्लियोटाइड तैयार हो जाते हैं, न्यूक्लियोसाइड तैयार हो जाते हैं, एंड डीएनए की टाइप्स ऑफ द डीएनए। थैंक यू।